दो लड़कियां अचानक एक दिन अपने घर से गायब हो जाती हैं। ऐसी गायब होती हैं कि किसी को भी नजर नहीं आती हैं। पुलिस अपनी पूरी ताकत लगाती है लेकिन उन लड़कियों का पता नहीं निकाल पाती है। पिता जो रो रो कर उसका बुरा हाल होता है क्योंकि बेटियां थी करीबन ऐसी होती हैं 14 से 15 साल की, दोनों जुड़वा होती हैं और यहाँ पर वो पिता जमीन पर बैठकर रो रहा था। एक करोड़पति व्यक्ति जो आज अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। अब वो पुलिस उस पिता से ही पूछती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जो आपकी लड़कियां घर से ऐसे चली गई हैं। वो पिता जो वजह बताता है वो वजह सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो कोई वजह नहीं हुई घर छोड़ने की। आखिरकार 16 साल की लड़कियों ने घर क्यों छोड़ा था, क्या ऐसी वजह होती है और वो पिता सब कुछ जानते हुए भी कैसे अपनी बेटियों को नहीं रोक पाया और ये पूरा मामला क्या है। और दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जो लिखा हुआ होता है उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टाल सकता। आज एक ऐसी भावुक भरी स्टोरी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और इस स्टोरी में एक प्रेरणा है। प्रेरणा आपके दिल को छूकर जाएगी। इस स्टोरी को जरा ध्यान से सुनना। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। लखनऊ में जो गोमती नगर इलाका होता है इसमें एक सेठ रहता है। सेठ रहता है और ये सेठ, इसकी पत्नी जो इसे छोड़कर चली गई है, तो ये अपनी पत्नी की यादों के सहारे ही जिंदगी बिताना चाहता है। कहने का मतलब है ये सेठ दूसरी शादी नहीं करना चाहता है। पत्नी इसकी जवानी में ही जाती है और अभी सेठ जवान है, लेकिन सेठ बिल्कुल भी उसका मन है कि वो जिंदगी भर अपनी पत्नी की याद में ऐसे ही रहेगा। सेठ का नाम सुरेश चंद्र जी माल होता है, हीरो का व्यापारी होता है ये दोस्तों। और इसकी जिंदगी बहुत हसीन थी। इसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, घर में इतना पैसा होता है। अब दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही थी, एक चंद्रा नाम की महिला की कहानी। चंद्रा एक बहुत गरीब महिला होती है और वो दो लड़कियों को जन्म देती है। चंद्रा की जिंदगी के बारे में आपको बताएं। चंद्रा का एक पति होता है, काफी नशेड़ी होता है। जिंदगी जब चंद्रा के पेट में बच्चे थे, जब चंद्रा गर्भवती होती है, जब जो चंद्रा का पति होता है वो जितना भी पैसा लाया करता उस पैसे को अपनी दारू की राह उड़ा दिया करता और अपनी पत्नी और गर्भवती पत्नी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। चंद्रा इन सभी चीजों से परेशान थी। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था, लेकिन चंद्रा को पता चलता है कि उसका पति इस दुनिया से चला जाता है। शराब के कारण उसके पति की ये हालत हुई थी। वो बीमारी में भी उस शराब को नहीं छोड़ता है, उसके फेफड़े गल जाते हैं और चंद्रा का पति इस दुनिया से चला जाता है। चंद्रा गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद चंद्रा को दर्द शुरू होते हैं। पति है नहीं, चंद्रा अपने आप को संभालती है और हॉस्पिटल में खुद ही जाकर एडमिट हो जाती है। चंद्रा का इस दुनिया में कोई भी नहीं रहता है। चंद्रा एडमिट हो जाती है। उसके बाद चंद्रा को दर्द शुरू होते हैं और चंद्रा दो प्यारी सी बच्चियों को जन्म देती है। बच्चियां बहुत खूबसूरत थी लेकिन थोड़ी सी कमजोर होती हैं क्योंकि चंद्रा ने ठीक से कुछ खाया नहीं था। अब यहाँ पर चंद्रा उन बच्चियों को देखकर चिंता हो उठती है कि मेरा पति तो है नहीं, इन बच्चियों को मैं कैसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और क्या होगा मेरा। अब यहाँ पर दोस्तों चंद्रा को एक और धक्का लगने वाला था। चंद्रा को पता चलने वाला था कि चंद्रा को एक अंदरूनी बीमारी है। उसकी जो बच्चादानी है या यूट्रस है उसमें एक गांठ है और वो गांठ भी, क्योंकि जब वो डिलीवरी होती है उसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकती है। और यहाँ पर गरीबी के कारण कभी चेकअप तो कराए नहीं थे, लेकिन अब समस्या बच्चा पैदा करने से और भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है। डॉक्टर बताते हैं चंद्रा को कि आपकी इतनी हालत खराब है, आप इस बच्चियों को जन्म कैसे दे पाई। हमें इस बात का बहुत ताज्जुब हो रहा है, लेकिन आप इसका अब भी इलाज कराएंगी तो आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन चंद्रा देखती है कि मैं बच्चियों को संभालूंगी या मैं इस चीज का इलाज कराऊंगी, क्योंकि चंद्रा देखती है कि वो दिन पर दिन कमजोर थी और बहुत हालत उसकी खराब होती है। लेकिन चंद्रा ये समझ रही थी कि ये सब कुछ मैं कुछ खाती पीती ढंग से नहीं हूँ, इसी वजह से हो रहा है। लेकिन चंद्रा को पता चलता है कि उसको तो ये बीमारी थी, इसी वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। चंद्रा के पेट में दर्द भी रहता है हमेशा। दोस्तों, ये बहुत बेकार बीमारी होती है। अब चंद्रा रोने लगती है और अपने कर्मों को दोष देने लगती है, ऊपर वाले से विरोध करती है और कहती है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने मेरे साथ ऐसा किया।
क्यों किया मेरे साथ। अब डॉक्टर कह देते हैं कि यहाँ जो हमारा हॉस्पिटल है भले ही सरकारी है, लेकिन इस बीमारी का इलाज आपको यह नहीं, आपको बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, बड़े सरकारी अस्पताल में। चंद्रा ने छोटे हॉस्पिटल में अपना बच्चे पैदा किए थे। इस चीज को देखकर चंद्रा को हॉस्पिटल में 2-3 दिन रखते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि भाई लेकर जाओ अपने बच्चों को और तुम भी जा सकती हो। अब चंद्रा अपनी 2 बेटियों को लेकर अपने एक कमरे के घर में जाती है जो खुद का नहीं होता है, जिसका किराया चंद्रा ने बीते 3 महीने से नहीं भरा है। जब से उसका पति इस दुनिया में गया है तो चंद्रा वहां पर बैठी बैठी फूट फूट कर रोती है, क्योंकि 2 बेटियां हैं। अब वो कहां पर तो कमाने के लिए जाए, ऊपर से उसको कैंसर जैसी बीमारी है। वो क्या करे और क्या न करे, ये बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। चंद्रा अपने माथे पर हाथ मारने लगती है। वो 4-5 दिन पहले उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है और बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है, लेकिन उसके साथ कोई भी समाधान नहीं है। यहाँ पर जो उस कमरे का मालिक होता है वो भी चंद्रा के पास आता है। उसे पता चलता है कि चंद्रा हॉस्पिटल से घर आ गई है, तो वो कहता है कि चंद्रा तुम्हें पैसे देने होंगे, 3 महीने हो चुके हैं, अब तक तो मैंने तुम्हारे पति की वजह से तुमसे नहीं कहा। तो चंद्रा यहाँ पर अपनी आंखों में आंसू ले आती है। उस मकान मालिक को थोड़ा सा रहम आता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम और 1-2 महीने रह लो, लेकिन जिंदगी भर का ठेका तो मैंने भी नहीं लिया है। चंद्रा पूरी रात सोचती है, पूरे दिन सोचती है और अब चंद्रा अपना एक मन बनाती है। चंद्रा अपने आप को इस दुनिया से दूर भेजना चाहती है। इन बेटियों को ऐसे हाथों में सौंपना चाहती है जो हाथ इनका ख्याल रखें और इसकी जिंदगी को बेहतर बनाए रखें। दोस्तों, बहुत मुश्किल वक्त होता है जब कोई इंसान इतना सोच लेता है। अब यहाँ पर चंद्रा सुबह सुबह जाती है, करहाती हुई अपनी दोनों बेटियों को गोद में लेती है। यहाँ से वो एक टोकरा टाइप, पुराने जमाने में जैसे टोकरा होता है, आप नहीं समझोगे, टोकरी टाइप जैसे फल रखे जाते हैं उनमें रखती है, क्योंकि दोनों को एक साथ लेकर 2 हाथों में चल भी नहीं सकती है। दोनों को रखने के बाद मंदिर पहुंचती है, क्योंकि वो हिंदू धर्म से थी। मंदिर पहुंचकर वो भगवान से विरोध करती है। बहुत सुबह जल्दी जाती है, करीबन मंदिर के जो दरबार हैं वो तो करीबन 3:30 या 4 बजे खुल जाते हैं। अब वो उस मंदिर में जाती है और वहां पर प्रभु से गुहार लगाने लगती है। कहती है कि ठीक है, मेरी जिंदगी में जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन इनका मैं क्या करूं, इन्हें मैं कहाँ छोड़ूं। मुझे पता है कि मैं इस दुनिया में जीवित नहीं रहूंगी, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूं। दोस्तों, एक काफी पुरानी बात होती है। अब यहाँ पर जो सेठ सुरेश चंद होते हैं, उनकी आदत थी, जब से उनकी पत्नी इस दुनिया से गई थी, वो सुबह करीबन 4:30 बजे भगवान के दर्शन करने के लिए जरूर जाया करते थे, क्योंकि उनकी एक आदत थी। वो चाहते हैं कि जितना हो सके इतना हम अपने शरीर से मेहनत करें और प्रभु को याद करें, उनका रोज का था। लेकिन चंद्रा इस मंदिर में अपनी बेटियों को लेकर बैठी है सीढ़ियों पर। अब यहाँ से सेठ जब देखते हैं इस महिला को, तो ये सेठ को देखकर चुप हो जाती है, लेकिन सेठ ने इसकी बातें सुनी थी कि मैं इन बेटियों को कहाँ करूं। यहाँ पर सेठ कहता है, बहुत हिम्मत के साथ कहता है कि बहन आपको क्या हुआ है। तो यहाँ पर चंद्रा एकदम उसकी बातें सुनकर थोड़ी सी हैरान होती है और वो कहती है कि भैया तुम कौन हो। तो वो कहता है कि बहन मैं कोई भी हूँ, लेकिन मुझे आप परेशान सी लग रही हैं। अभी तक तो मंदिर में कोई भी नहीं आया, आज तक इतनी जल्दी कोई भी नहीं आता है, तुम्हें क्या परेशानी है। तो वो रोने भी लगती है, लेकिन अपने पल्ले से अपने आंसू को पोंछती है। यहाँ पर चंद्रा एक भी बात सेठ को नहीं बताती है, लेकिन जब ये सेठ ज्यादा फोर्स करने लगता है, दबाव बनाने लगता है कि बहन देख मैंने तुम्हें बोला है तो तुम्हें ये बातें तो मुझे बतानी होंगी। अब यहाँ पर चंद्रा फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन चंद्रा अपनी बीमारी के बारे में सेठ को नहीं बताती है। चंद्रा कहती है कि भैया मेरे पति 3-4 महीने पहले इस दुनिया से चले गए, काफी शराबी से थे। अब मेरी तबीयत ऐसे खराब रहती है, घर का किराया नहीं दिवा है, अब इन बच्चियों का मैं कैसे पालन पोषण करूं। मेरे घर में दूध भी नहीं है, 2 दिन से मैं इनको दूध तो पिला रही हूं, लेकिन मेरे शरीर में जान नहीं है। सेठ को ये बात सुनकर बहुत अजीब लगता है कि लोग इतने भी दुखी रहते हैं, क्योंकि सेठ तो एक अच्छी जिंदगी बिता रहे थे, उन्हें तो कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो वो कहता है कि बस इतनी सी बात है, बहन तो यहीं पर रुकना, मैं कुछ पैसे लेकर आता हूँ और मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, जिससे तुम्हारा आगे का गुजारा चल जाएगा। यहाँ पर चंद्रा नहीं चाहती थी अपनी बीमारी के बारे में उसको बताना, लेकिन वो कहती है कि भैया मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरी बेटियों को ऐसी जगह पहुंचा दो जहां से ये अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके, मैं अब इनका पालन पोषण नहीं कर सकती। और वो फूट फूट कर रोने लगती है और सेठ के पांव पकड़ लेती है।
वो कहता है कि बहन, तुम्हें बहन बोला है, तू मेरे पैर क्यों पकड़ रही है? मैं तुम्हारा पालन पोषण करने में सक्षम हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जब काफी देर तक इस चीज पर बात चलती है तो चंद्रा एकदम से कहती है कि मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगी, मुझे इन बेटियों को नहीं रखना। मैं जीते जी इन बेटियों को ऐसे हाथों में देखना चाहती हूँ जहां से खुश और बढ़िया रहें। इसके बाद सेठ पूरी कहानी सुनता है। चंद्रा कहती है कि भैया, मुझे बहुत भयंकर बीमारी है जिसका मैं आपको क्या नाम बताऊं। वो अपनी बीमारी का नाम बताती है और यहाँ पर सेठ का दिल रोने लगता है। जो यहाँ पर सुरेश चंद्र जी होते हैं वो बहुत भावुक भरे इंसान थे। वो लोगों के दुख दर्द को समझा करते। आप सोच सकते हो, जो अपनी पत्नी की यादों के सहारे जिंदगी काट रहा है वो इंसान सच में ही अच्छा होगा। अब सेठ कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। तो यहाँ पर चंद्रा कहती है कि नहीं भैया, मेरा क्या इलाज होगा? अगर ये बीमारी मेरे हाथ में होती, मेरे पैर में होती या किसी और अंग में होती तो उसे अलग कर दिया जाता, लेकिन अब मैं ठीक नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि दवाइयों से 1-2 साल तक मैं ठीक हो जाऊं और उस वक्त तक, दोस्तों एक काफी पुरानी बात होती है, उस वक्त तक इलाज भी इतना नहीं होता है। यहाँ पर सेठ काफी सोचता है और इस महिला को अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद वो कहता है कि बहन, मैं तुम्हारी बेटियों को आश्रम में रखवा दूं अगर तुम कहो। तो वो कहती है कि नहीं भैया, मैं बेटियों को आश्रम में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वहां पर भी कैसे इनको लोग रखेंगे मुझे नहीं पता। मैं देखना चाहती हूँ जब तक मैं जीवित हूँ कि मेरी बेटी कैसे रहती हैं। इसके बाद ये सेठ बहुत देर तक सोचता है। आज ये अपने काम को भी नहीं देखता है। पूरे दिन सोचने के बाद शाम के वक्त वो चंद्रा से कहता है कि बहन, मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूँ, मैं तुम्हारी बेटियों को गोद ले सकता हूँ अगर तुम चाहो। तो यहाँ पर चंद्रा घर तो देख ही लिया था। चंद्रा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहती है कि भैया, मैं अब सुकून से मर सकती हूँ। इसके बाद दोस्तों वो सेठ उसकी दोनों बेटियों को ले लेता है और उन बेटियों के नाम तक भी नहीं रखे गए थे। वो ऐसे ही बिना नाम के घूम रही थी और चंद्रा को यहाँ पर सेठ एक हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और वहां पर चंद्रा का इलाज चलता है। सेठ अपने घर में एक महिला रखता है उन लड़कियों की देखभाल करने के लिए और इन लड़कियों का पंडित को बुलाकर बाकायदा नामकरण रखा जाता है। सुरेश चंद्र जी, इनका नाम, एक का नाम कल्पना और एक का नाम मिश्री रखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं इन बेटियों का नाम रखना, क्योंकि वो अपनी पत्नी से वादा किया करते कि अगर मुझे बेटी हुई तो मैं अपनी बेटी का नाम कल्पना रखूंगा, अगर बेटा हुआ तो कुछ और नाम सोचा था। अब यहाँ पर 2 बेटियां सेठ को मिल जाती हैं। वो फोटो के सामने, अपनी पत्नी की फोटो के सामने उन बेटियों को दिखाकर कहता है कि देख, हमारे घर में 2-2 बेटियां आ चुकी हैं, कमी है बस तुम्हारी कमी है। यही सब कुछ हो जाता है। दोस्तों उधर चंद्रा का जब इलाज चलता है तो चंद्रा बहुत कमजोर हो चुकी थी उस वक्त तक, क्योंकि खाना पीना ठीक से खाया नहीं था और चंद्रा करीबन 1.5 से 2 महीने के इलाज के बीच में चंद्रा इस दुनिया से चली जाती है। चंद्रा इस दुनिया से चली जाती है और इसके बाद सेठ उन बेटियों की परवरिश करने में मसरूफ हो जाते हैं। वो लड़कियों को पाल पोस रहे थे और बहुत अच्छे से उन लड़कियों की परवरिश होती है। कहते हैं ना कि जिसकी जिंदगी में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। धीरे धीरे यहाँ पर जो कल्पना होती है और मिश्री होती है, दोनों ही बड़ी हो रही थी और दिन पर दिन बड़ी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनके घर में काम वाली थी, जिसने बचपन से ही मिश्री और कल्पना को पाल पोस कर बड़ा किया था, ये थोड़ी सी ऐसी महिला होती है कि बातों को इधर उधर करती है। इस महिला को पता था कि ये दोनों लड़कियां सेठ ने गोद ली हैं, लेकिन सेठ नहीं चाहता था कि ये बातें मेरी बेटियों को पता चले। वो उन्हें अपनी बेटी बनाकर पालना चाहता है। धीरे धीरे बड़ी होती हैं। सेठ इतने दयालु थे कि इस महिला को भी घर से नहीं निकालते हैं, इसी से अपनी बेटियों की परवरिश करवाते रहते हैं। दोस्तों जब ये लड़कियां 15 से 16 साल की होती हैं, तभी ये महिला उन लड़कियों से बातों में एक जिक्र कर देती है और कहती है कि ये का तुम्हारे असली पिता हैं, तुम्हारी माँ का नाम तो चंद्रा है। बस यहाँ पर इतने ही सेठ आ जाते हैं। अब इन लड़कियों को अपनी माँ की खबर सुध लेने की लगन लग जाती है। ये अपने पिता से कहती हैं कि पिताजी, आपने हमसे झूठ बोला, हमारी तो माँ जीवित है, कहाँ पर है? अब सेठ इस बात को बहुत घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन कल्पना और यहाँ पर जो मिश्री होती है बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानती हैं और वो रोने लगती हैं। सेठ नहीं बताता है, धमकाते हुए इन लड़कियों को इनके कमरे में भेज देता है, लेकिन ये लड़कियां कहती हैं कि अगर आप हमें नहीं बताओगे तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। सेठ समझता है कि वैसे ही बोल रही हैं, ऐसा थोड़े ही करेंगी, लेकिन वो दोनों लड़कियां कहीं पर जाकर ऐसे छुप जाती हैं, घर से निकल जाती हैं। जब सेठ को पता चलता है तो सेठ बहुत जोर जोर से रोने लगते और कहते हैं कि किसने मेरी बेटियों के बीच में आग लगाई है, कौन है वो महिला? तो यहाँ पर जो उन लड़कियों की परवरिश कर रही थी बचपन से अब तक, उस घर में नौकरी किया करती, वो कांपने लगती है और सेठ कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया?
मुझे तुम पर शक तो था, लेकिन क्या तुम ऐसे आग लगाओगी? तुम्हें जरा भी ये नहीं आया कि उन बच्चियों पर क्या असर पड़ेगा? तुमने उनसे ऐसी बातें कही। अब देखो, वो घर छोड़कर चली गई और सेठ इस महिला को काम से निकाल देता है। वो कहता है कि एक बार मेरी बेटियां मिल जाएं तो मैं सारी बातें उन्हें बता दूंगा। सेठ पुलिस के पास जाता है, पुलिस कंप्लेंट दर्ज करती है और पुलिस उन लड़कियों को ढूंढने की कोशिश करती है। जब लड़कियां आसपास नहीं मिलती हैं तो यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि आपने उनसे, ऐसा क्या हुआ आपके घर में जो वो ऐसे घर छोड़कर चली गई? तो यहाँ पर सेठ सारी बात पुलिस वालों को बताता है कि बस ये बात थी और इसीलिए वो लड़कियां घर छोड़कर चली गई। दोस्तों, यहाँ पर जो सेठ था उन्होंने कागज कार्रवाई में भी उन लड़कियों को गोद लिया था, लेकिन ये बात कुछ लोगों को ही पता थी। जरूरी थोड़े ही है सबरे में बातों को बताने का। अब इसके बाद पुलिस बहुत ढूंढती है इन लड़कियों को। 2 दिन के अंदर ढूंढ लिया जाता है। दरअसल सेठ के दोस्त के घर मिलती है। दरअसल ये लड़कियां उसके घर जाती हैं और उस दोस्त को कसम खिलाती हैं कि हमारे पिता को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, हम जानना चाहते हैं हमारी माँ कौन है। लेकिन वो व्यक्ति रह नहीं पाता है और वो पुलिस को जानकारी देता है और यहाँ पर अपने दोस्त से भी कहता है कि तुम्हारी बेटियां मेरे पास हैं। दरअसल ये मुझे रेलवे स्टेशन पर पाई थी और मैं इन्हें घर ले आता हूँ। ये लड़कियां कहीं और जाने की प्लानिंग कर रही थी, पिता से दूर जाने की प्लानिंग कर रही थी पूरी सच्चाई जानने के लिए, लेकिन इन्हें ये ज्ञान नहीं था कि अगर तुम कहीं ऐसी जगह पर चली गई तो तुम्हारा क्या होगा। ये सब कुछ देखकर सेठ बहुत रोता है और वहां जब अपनी बेटियों से मिलता है तो दोनों को गले लगाता है, एक एक चांटा उसकी उन दोनों बहनों की गालों पर लगाता है। कहता है कि मैंने तुम लोगों पर प्यार किया है, लेकिन इतना प्यार किस काम का जो बच्चों को बिगाड़ कर रख दे। मेरी एक अच्छाई का तुम इस तरह से फायदा उठाओगी। मैं तुमसे प्यार करता हूं तो इसका ये थोड़े ही मतलब है कि तुम ऐसा करोगी मेरे साथ। अब यहाँ पर सेठ पूरी सच्चाइयां इस लड़कियों को बताता है, पूरी सच्चाई, और कहता है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, उसे एक बहुत भयंकर बीमारी थी और जो मेरी पत्नी है वो भी इस दुनिया में नहीं है, मैं ही हूँ तुम्हारा जो कुछ भी हूँ। अब यहाँ पर ये लड़कियां रोने लगती है और अपने सर में हाथ मारते हुए कहती हैं कि बाबा हम तो पागल हैं, हम बेवकूफ़ हैं जो हमने आपके साथ ऐसा किया। हमें नहीं पता था कि बाहर के लोग इतने बेकार होते हैं, ऐसे होते हैं। क्योंकि इनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी भी बाहर हो चुकी थी जब ये रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई होती हैं, लेकिन जो सेठ का दोस्त होता है वो इन लड़कियों को पहचान लेता है क्योंकि ये इनके घर आया जाया करता और इन लड़कियों को अपने घर ले जाता है, समझाता है और उसके बाद इन लड़कियों के पिता को बताता है, पुलिस को जानकारी देता है। और दोस्तों, ये घटना यहाँ पर समाप्त हो जाती है। यहाँ पर बताते हैं जो कल्पना है वो नेवी में नौकरी लगती है और जो दूसरी मिश्री एक सरकारी टीचर बनती है क्योंकि सेठ का सपना था और इन लड़कियों का भी यही सपना बन जाता है। इसके बाद ये बाबा को बहुत संभाल कर रखती हैं और अपने बाबा का बहुत ख्याल रखती हैं, हर काम हाथ बटाती हैं और सेठ भी अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों, एक कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चे बेवकूफ़ी कर देते हैं जैसा कि इन दोनों बहनों ने की थी। जो जुड़वा थी दोनों बहनें, इन्होंने बहुत गलत किया था। हालांकि ये बच गई, वहां पर सेठ का दोस्त मिल गया, लेकिन हर जगह ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं, तो सावधानी से रहा करिए। कोई बातें अगर ऐसी बन रही हैं तो उन बातों को सुलझाने की कोशिश कीजिए। बड़ों को भी देखना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।